नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का व्यापक रूप से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को देश में ही विकसित रक्षा उपकरण सौंपे। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी से रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए भोजन सुविधा फिर शुरू करने को कहा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1,15,73,00,000 के पार पहुंचा। अमेरिका ने सभी वयस्कों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान आज बंद हो जाएंगे। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त ली। समाचार प्रभात में जागृति शर्मा के साथ मैं लवली निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का व्यापक रूप से स्वागत हुआ है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए देश में 3 कृषि कानून बनाए गए थे। कृषि मंत्री ने कहा कि वो उन सभी किसान संगठनों के आभारी हैं जिन्होंने इन 3 कानूनों का स्वागत और समर्थन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने का कदम स्वागत योग्य है और ये प्रधानमंत्री की राजनीतिक कुशलता को दर्शाता है। किसानों, विपक्षी नेताओं और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि कानूनों को निरस्त करना सत्याग्रह की जीत है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि यह फैसला देश और किसानों के हित में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। पंजाब और हरियाणा में धरना देने वाले किसानों और धार्मिक नेताओं ने भी फैसले का स्वागत किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वो संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से इसके प्रभावी होने का इंतजार करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की थी कि संसद के आगामी सत्र में ये कृषि कानून निरस्त कर दिए जाएंगे। मैं पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन सरकार अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को समझा नहीं पाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य किसानों और विशेषकर छोटे किसानों को अधिकार संपन्न बनाना था। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों को सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। प्रधानमंत्री शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार फसल पद्धति बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति बनाए जाने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। कल उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीज से सिंचाई तक क्रेडिट कार्ड से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार हर तरीके से किसानों को मदद दे रही है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिले के भी लाखों लोगों को, लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। इनसे 4 लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा। पीढ़ियों से जिस पानी का इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काफी लंबे समय से भारत विश्व में अधिक हथियार खरीदने वाले देशों में एक रहा है, लेकिन आज भारत का मंत्र है मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए मेक इन इंडिया। भारत अब अपने सैन्य बलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में झांसी एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। श्री मोदी कल उत्तर प्रदेश में झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की शक्ति बढ़ रही है। अब भारत अपने सशस्त्र बलों को रक्षा उत्पाद निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में कई पहलों की घोषणा की। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी। यही आजादी के अमृत काल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों को स्वदेश में डिजाइन किए गए और विकसित उपकरण सौंपे। इन उपकरणों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH, भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित ड्रोन और मानव रहित एरियल वाहन UAV और DRDO द्वारा डिजाइन किए गए तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 56वें सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे सम्मेलन के सभी सत्रों में भाग लेंगे। श्री मोदी कल शाम लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका और उनके बलिदान की सराहना की। गृह मंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्र के अन्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने तटीय सुरक्षा, वामपंथ उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और सीमा क्षेत्र प्रबंधन सहित सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में सुरक्षा संबंधी कई विषयों पर चर्चा हो रही है। 2 दिवसीय सम्मेलन संयुक्त प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुख लखनऊ में कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होकर भाग ले रहे हैं, जबकि शेष आमंत्रित व्यक्ति आईबी और एसआईबी मुख्यालय में 37 विभिन्न स्थानों से वर्चुअल तौर पर इसमें भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, डेटा गवर्नेंस, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी में उभरते रुझान, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में खान-पान सेवा फिर शुरू करने का फैसला किया है। ये सेवा कोविड महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों की वजह से बंद कर दी गई थी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल, खान-पान और पर्यटन निगम IRCTC को ये सेवा शुरू करने के लिए पत्र लिखा है। बोर्ड ने कहा है कि यात्रियों के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा जारी रहेगी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1 अरब 15 करोड़ 73 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। इसमें से 76 करोड़ 19 लाख पहली डोज दी गई है, जबकि 39 करोड़ 54 लाख दूसरी डोज दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 46,31,000 से अधिक डोज दी गईं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोरोना टीके उपलब्ध कराकर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में उनका सहयोग कर रहा है। उधर अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को फाइजर और मॉडर्ना की कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है। इससे पहले केवल 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को ही बूस्टर डोज लगाने की अनुमति थी। अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि इससे कोविड से बचाव में मदद मिलेगी। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुष 64 दवा की प्रौद्योगिकी 46 कंपनियों को हस्तांतरित की है। आयुष 64 को कोरोना के हल्के और बिना लक्षणों वाले रोगियों से लेकर मध्यम श्रेणी के मामलों में असरदार पाया गया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से पहले मंत्रालय की विनिर्माण इकाई IMPCL सहित 7 कंपनियां इस दवा को बना रही थीं। अब 39 और कंपनियों को इसकी प्रौद्योगिकी सौंपी गई है। अब तक इस दवा का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि चिकित्सकों की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पटना एम्स के डॉक्टर संजीव कुमार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड से बचाव के बारे में जानकारी दी है। देखिए, अगर कोरोना संक्रमित हैं तो उनके परिवार वाले और उनके सगे संबंधी जो उनकी निकटता में आते हैं, जैसे कि अस्पताल ले जाते हैं, तो बिल्कुल बात वही है कि उन लोगों को उस मरीज की सेवा तो करनी ही है, लेकिन अपना जो बचाव के तरीके जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना और उस मरीज के बहुत नजदीक में नहीं आना, खासकर उसके चेहरे के नजदीक, क्योंकि श्वास नली से ही ये फैलता है। अगर कोई कोरोना मरीज को ले जाने वाला एम्बुलेंस नहीं है तो मेरी सलाह यही है कि आप PPE किट मंगवा लें और मरीज को छूने से पहले उन PPE किट पहन लें। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का व्यापक रूप से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को देश में ही विकसित रक्षा उपकरण सौंपे। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। रेलवे बोर्ड ने IRCTC से रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए भोजन सुविधा फिर शुरू करने को कहा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1 अरब 15 करोड़ 73 लाख के पार पहुंचा। अमेरिका ने सभी वयस्कों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को मंजूरी दी। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान आज बंद हो जाएंगे। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त बनाई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 52वें संस्करण के शानदार उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव के बारे में जानकारी दी। 52nd IFFI अपने आप में बहुत कुछ नया लेकर आया है और कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो चुनौतियां थी उसके रहते हुए भी सब प्रयास किए गए ताकि देश और दुनिया की बड़ी बड़ी फिल्म्स को भी यहाँ पर लाया जाए, OTT प्लेटफॉर्म्स को भी लाया जाए और यहाँ तक कि इस बार के इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी और प्रसून जोशी जी, ये दोनों भी यहाँ पर आएंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल भी IFFI के साथ साथ होगा, तो दुनिया के 5 देशों की पिक्चर्स को भी गोवा में दिखाने का अवसर मिलेगा IFFI के साथ साथ। फिल्म निर्माता करण जौहर और अभिनेता मनीष पॉल उद्घाटन कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। फिल्म अभिनेता सलमान खान, रणबीर सिंह और रितेश देशमुख के अलावा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर तथा जेनेलिया देशमुख इस दौरान उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। इस वर्ष के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्य आकर्षण ये है कि देश भर से 75 प्रतिभाशाली युवा कल के 75 रचनात्मक मस्तिष्क विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मार्टिन स्कॉर्सेज़ और स्टीवन सज्जाबो को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की 2 बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। कार्लोस सौरा द्वारा निर्देशित द किंग ऑफ ऑल वर्ल्ड ओपनिंग फिल्म होगी और इस फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर भी होगा। वहीं विश्व पैनोरमा खंड के तहत दुनिया भर की 55 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। आयोजकों ने घोषणा की है कि सिनेमा की दुनिया में हाल ही में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। स्वर्गीय दिलीप कुमार, पुनीत राजकुमार और फिल्म निर्माता बुद्धदेव दासगुप्ता को सम्मानित किया जाएगा। 9 दिवसीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर के बीच हाइब्रिड और वर्चुअल दोनों माध्यमों से आयोजित किया जा रहा है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान आज बंद हो जाएंगे। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट सर्दियों के लिए पहले ही बंद हो चुके हैं। चारधाम मंदिरों के कपाट प्रतिवर्ष नवंबर महीने में बंद कर दिए जाते हैं। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी हरीश गौड़ ने बताया कि 5 लाख श्रद्धालुओं ने इस वर्ष चारधाम यात्रा की है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। 20 नवंबर 1902 को गांधी जी भारतीय समुदाय के आग्रह पर दक्षिण अफ्रीका वापस गए थे और वहां एशियाई कानून के विरोध में संघर्ष को नए सिरे से शुरू किया। ऐसे ही एक कानून एशियाटिक लॉ अमेंडमेंट ने ट्रांसवाल प्रांत में रह रहे भारतीयों को एशियाटिक रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच कराने, उंगलियों के निशान देने और पंजीकरण प्रमाण पत्र हर समय साथ रखने के लिए विवश कर दिया था। अन्यथा भारतीयों और अन्य एशियाटिक्स को जुर्माना, जेल या निष्कासित होना पड़ता था। इसे काला कानून कहा गया। जब 1 जुलाई 1907 को प्रमाण पत्र कार्यालय खुले तो कार्यालयों के बाहर रजिस्ट्रों के ढेर लगा दिए गए और पंजीकरण करने के लिए भारतीयों को अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्हें मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों से भी असहयोग का समर्थन मिल गया। शुरू में इसे पैसिव रेजिस्टेंस कैंपेन कहा गया, लेकिन बाद में गांधी जी ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया। पंजीकरण बंद होने तक क्षेत्र में 13,000 में से केवल 511 ने ही पंजीकरण कराया था। जनवरी 1908 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजीकरण से मना करने वाले सत्याग्रही लोगों से शीघ्र ही जेलें भरने लगीं। बाद में उसी महीने सेना के नेता जनरल जे.सी. स्मट्स को बातचीत के लिए विवश होना पड़ा। गांधी जी और अभियान के अन्य नेता जेल में थे, इसलिए जनरल स्मट्स ने चेतावनी जारी की, यदि भारतीय स्वयं पंजीकरण कराएंगे तो ब्लैक एक्ट यानी काला कानून वापस ले लिया जाएगा और कैदी रिहा कर दिए जाएंगे। अभियान की तरफ से गांधी जी इस बात पर सहमत हो गए। जैसे ही समझौते की बात फैली, अभियान में शामिल कुछ लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। फरवरी के मध्य में गांधी जी पर हमला किया गया और पंजीकरण कार्यालय जाते समय क्रोधित सत्याग्रही लोगों के समूह के हमले में वो घायल हो गए। उन्होंने जनरल स्मट्स पर विश्वास दोहराया और स्वयं का पंजीकरण कराया। जल्द ही स्मट्स ने एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें स्वयं पंजीकरण कराने वाले लोगों को मान्य ठहराने की बात थी, लेकिन ब्लैक एक्ट के बारे में वे अपनी बात पर अटल नहीं रह सके। गांधी जी ने उन्हें अपना वायदा पूरा करने और कानून वापस लेने के लिए 16 अगस्त 1908 तक का समय दिया। संघर्ष के अगले चरण के लिए गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया गया। जनरल स्मट्स को अंतिम चेतावनी जारी की गई कि ब्लैक एक्ट वापस ले, वरना पंजीकरण प्रमाण पत्र जला दिए जाएंगे। आखिरकार सत्याग्रह कर रहे लोगों ने 2000 पंजीकरण प्रमाण पत्रों को आग के हवाले कर दिया। 20 नवंबर महान योद्धा और तत्कालीन मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान की जयंती भी है। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को बंगलुरु के देवनहल्ली में हुआ था। उनका नाम फतेह अली साहिब टीपू था। वो मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। टीपू को कम उम्र से ही युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में वे अपने पिता के साथ रहे। मैसूर के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कई सफल युद्ध लड़े। सबसे पहले उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में लड़ाई लड़ी। 1780 में टीपू ने पुल्लीलुर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्नल बेल्ली को पराजित किया।
उसके बाद टीपू ने अंग्रेजों से चित्तौड़ छीन लिया और 1782 में तंजौर के निकट अन्नागुड़ी के युद्ध में कर्नल ब्रेथवेट को हराया। टीपू रॉकेट के इस्तेमाल में भी निपुण थे। उन्होंने 1792 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिश सेना और उसके सहयोगियों के साथ युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया और अन्य एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान भी रॉकेट का सफल उपयोग किया। 1799 में पराजय के बाद अंग्रेज इन रॉकेट को ब्रिटेन ले गए और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए नए रॉकेट बनाए। फ्रेंच कमांडर इन चीफ और बाद में सम्राट बने नेपोलियन ने भी टीपू से गठजोड़ करना चाहा था। टीपू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रशासनिक प्रणाली को औचित्यपूर्ण बनाया और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नए सिक्के चलाए और नया कैलेंडर जारी किया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। रंग दो नव भारत की उड़ान, आजादी की नई पहचान, देशभक्ति की रंगोली से देश सजा दो, देश सजा दो। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश अमृत महोत्सव मना रहा है। इसमें रंगोली प्रतियोगिता हो रही है। क्या आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं? यदि हाँ, तो रजिस्ट्रेशन के लिए amritmahotsav.nic.in पर जाएं। देश सजा दो, ऐसे रंग भरो, भारत का हर सपना रंगीन बना दो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत ने कल रांची में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला कल शाम 7 बजे से कोलकाता में खेला जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया है। केरल में पतनमथिट्टा जिला प्रशासन ने पंपा, त्रिवेणी और सन्निधानम जैसी जगहों पर भारी वर्षा के कारण सबरीमला की तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी है। जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के बाद जलाशय में जल स्तर बढ़ने पर कल रात पंपा बांध पर रेड अलर्ट जारी किया गया था। प्रशासन ने पंपा और सबरीमला से तीर्थयात्रियों को निकालने की व्यवस्था की है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए अन्य तीर्थयात्रियों को पंपा नदी में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई में रात में हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। लेह में बादल छाए रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी, इम्फाल और आइजॉल में सुबह में हल्के कोहरे के बाद दिन में आसमान साफ रहेगा। शिलंग, ईटानगर और कोहिमा में आसमान साफ रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और जागृति, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान को सभी अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है, प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के मौके पर कहा कि हम किसानों के कल्याण और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सत्यनिष्ठा से तीनों कानून लेकर आए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्रधानमंत्री का ऐलान, संसद सत्र में निरस्त होंगे तीनों कानून। राष्ट्रीय सहारा का कहना है, संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री की इस घोषणा का स्वागत किया है।
दैनिक जागरण की सुर्खी है, सरकार ने दिखाया रास्ता, अब राह खोलें प्रदर्शनकारी। लोकसत्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस विश्वास को दिया है कि किसान कानून वापस लेने के बाद देश में भाईचारे का नया माहौल बनेगा, देश की सामरिक ताकत बनेगा बुंदेलखंड। प्रधानमंत्री के इस भरोसे को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने झांसी में डिफेंस कॉरिडोर, फर्स्ट नोड और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का शिलान्यास किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान कि समझौते के उल्लंघन पर चीन के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं, अमर उजाला की खबर है। पत्र लिखता है कि जयशंकर ने कहा कि अब ये सोचा जाना चाहिए कि वे संबंधों को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, इसका जवाब उन्हें देना ही होगा। उच्चतम न्यायालय का ये कहना कि समय सीमा के बगैर भर्ती प्रक्रिया निरर्थक होगी, राष्ट्रीय सहारा सहित सभी अखबारों में है। पत्र लिखता है, इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में पीएसी में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है। रेल मंत्रालय द्वारा कल से ट्रेन में खान-पान सेवा शुरू किए जाने को लगभग सभी अखबारों ने लिया है। हिन्दुस्तान ने इसे राहत बताते हुए लिखा है, स्टेशनों पर फूड स्टॉल शुरू करने को हरी झंडी, आईआरसीटीसी को इस संबंध में निर्देश दिए गए। दैनिक भास्कर कहता है, कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों के कारण बंद की गई ये सेवा अब फिर शुरू हो गई है और ट्रेन के अंदर रेडी टू ईट मील की सुविधा जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले का व्यापक रूप से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र बलों को देश में ही विकसित रक्षा उपकरण सौंपे, इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी से रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए भोजन सुविधा फिर शुरू करने को कहा। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 1 अरब 15 करोड़ 73 लाख के पार पहुंचा। अमेरिका ने सभी वयस्कों के लिए कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की मंजूरी दी। 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के दौरान आज बंद हो जाएंगे। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे 2020 मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में अजेय बढ़त ली। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।